जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2023 में आई एक तेलुगु हॉरर फिल्म विरूपक्षा के बारे में। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें 1979 का समय दिखाया जाता है, जहां रुद्रवनम नाम के एक गांव में हम वेंकट चालापति और उसकी बीवी को देख पाते हैं। वेंकट वहां पर एक लड़की की लाश को लाया होता है और उसे सर्कल में लिटा रखा होता है और उसकी वाइफ उसके सामने होती है जिसे दौरे पड़ रहे होते हैं। वेंकट वहां पर चैंटिंग्स करने लगता है, लेकिन तभी वहां पर गांव वाले आ जाते हैं जिनका ये कहना था कि वेंकट ब्लैक मैजिक परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से उनके गांव के ढेर सारे बच्चे मारे गए थे। वो वेंकट और उसकी बीवी को पीटते हैं और उन्हें पेड़ से बांध देते हैं और उसके बाद पेड़ में आग लगा देते हैं, जिससे वो दोनों जिंदा जल जाते हैं। जलते हुए उसकी बीवी कहती है कि वो अगले पुष्कर पे वापस आएगी और अपना बदला लेगी, जिसे सुनकर वो गाँव वाले बहुत डर जाते हैं क्योंकि उसने उन्हें श्राप दे दिया था। वेंकट का एक बेटा भी था भैरवा, जिसने अपने माँ बाप को जलते हुए देखा था, जिससे उसे गांव वालों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा था। गांव वालों ने डिसाइड किया कि वो भैरवा को नहीं मारेंगे, इसीलिए वो लोग उसे गांव से दूर एक ऑर्फनेज में भेज देते हैं ताकि उसकी परवरिश वहीं पर हो सके। उसके बाद हमें 1991 का समय दिखाया जाता है, जहाँ पे हम एक आदमी को देखते हैं जो कि रात को अपने खेत की रखवाली कर रहा था। लेकिन तभी अचानक उसके खेत के स्केयरक्रो पे एक कौवा आके बैठ जाता है, जो कि उसे देखकर चिल्लाने लगता है। ये सुनकर वो बंदा हैरान हो जाता है और उस कौवे के पास जाता है और देखता है कि वहाँ पे एक नहीं बल्कि कई सारे कौवे मंडरा रहे हैं। तभी वो कौवा उस पर अटैक कर देता है और वो उसके बाल नोच के ले जाता है और उस बंदे को समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। अचानक से वो एकदम स्टिल हो जाता है और वो अपने सेंसेस में नहीं रहता और वो तुरंत जंगल की ओर चला जाता है, मानो कि वो किसी बुरी शक्ति के वश में हो। अगली सुबह जब उसका बेटा उसे ढूंढने के लिए आता है तो उसे वहाँ पर वो नहीं मिलता, जिसकी वजह से उसका बेटा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर उसका पिता कहाँ पर चला गया। उसी दिन सूर्या नाम का बंदा उस गांव में आता है अपनी माँ के साथ, क्योंकि उसकी माँ उसी गांव में पली बड़ी थी और उसकी माँ ने अब डिसाइड किया था कि वो अपनी ज़मीन को गांव के स्कूल के लिए दान देगी। जब वो गांव के लैंड में प्रवेश करते हैं तो अचानक से एक कौवा उनकी गाड़ी के आगे मर जाता है, जिससे सूर्या की माँ कहती है कि ये अपशगुन हो गया। लेकिन सूर्या उससे कहता है कि ये कौवे की गलती है, ना कि उनकी, तो इसमें कोई अपशगुन की बात नहीं है। उस गांव में उत्सव की तैयारी चल रही होती है, जहाँ पंडित सबसे कहते हैं कि इससे पहले यहाँ पे कोई अपशगुन हो वो लोग तैयारी को शुरू कर दें। उस गांव का मुखिया होता है हरिचंद्र प्रसाद और सबसे बड़ा राइवल होता है अब्बाई राजू, जो कि वहाँ पे आकर उसे भला बुरा सुनाने लगता है। जब गाँव वाले एक बंदे को पुकारते हैं तो वो वहाँ पर नहीं आता और उन्हें नहीं पता था कि अचानक कल रात वो गायब हो गया था। सूर्या और उसकी माँ पार्वती के घर जाते हैं, जो कि उसकी मौसी की लड़की थी और पार्वती के एक कान में हमेशा दर्द रहता था। पार्वती उन्हें देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और उन्हें अंदर इनवाइट करती है। रात को सूर्य जब सोने वाला होता है तो अचानक से उसे एक चोर नजर आता है। वो चोर एक मुर्गा चुरा के भाग रहा होता है और सारे गाँव वाले उसका पीछा करने लगते हैं और सूर्या उस चोर को पकड़ लेता है और देखता है कि वो एक लड़की है। उसकी आंखें उसे बहुत ही पसंद आती हैं, लेकिन वो उसका चेहरा नहीं देख पाता और लड़की तुरंत वहां से भाग निकलती है। अगले दिन सूर्या और उसकी माँ हरिचंद्र प्रसाद के घर जाते हैं, जहाँ पे उसने दावत पे उन्हें बुलाया था और वो जब खाना खा रहे होते हैं तो उसकी माँ मुखिया से कहती है कि वो ज़मीन देने के लिए तैयार है और इससे अच्छी बात क्या होगी कि उनकी ज़मीन स्कूल के लिए इस्तेमाल होगी। तभी वहाँ पे मुखिया की लड़की आती है, जो कि उन्हें खाना सर्व करने लगती है और सूर्या देखता है कि वो वही लड़की है जो कि कल मुर्गी चुरा के लाई थी। उस लड़की का नाम नंदिनी होता है और सूर्या का दिल उस पर आ जाता है। जब डॉक्टर उनके घर में आता है तो वो नंदिनी के लिए दवाई लेकर आया था, क्योंकि नंदिनी को बचपन से ही कुछ दौरे पड़ा करते थे, जिसकी वजह से उसका इलाज चल रहा था। इधर हम जंगल में उस गायब हुए बंदे को देखते हैं, जिसके पूरे मुंह पर दाने हो गए थे, मानो कि वो शापित हो गया हो। इधर नंदिनी की एक दोस्त होती है जिसका नाम सुधा होता है और सुधा कुमार नाम के एक लड़के से प्यार करती थी, जो चोरी छुपके उसके गाँव में आता था उससे मिलने के लिए। सूर्या उन दोनों को एक साथ देख लेता है और उनसे कहता है कि उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो भी लवर्स को सपोर्ट करता है और वो उनकी शादी करवा कर ही रहेगा। अगली सुबह सूर्या की माँ मंदिर में पूजा करके आती है और प्रसाद की थाली वो पार्वती को देती है। वो पार्वती से कहती है कि इसके अंदर उसके घर के पेपर्स भी हैं और वो लोग यहाँ पे रहते नहीं, तो वो चाहती है कि वो उस घर को अपना ले। पार्वती सुन के हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती, लेकिन वो उससे कहती है कि वो भी उसकी माँ की तरह ही है, इसलिए उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा ताकि वो उस घर में रह सके। नंदिनी भी उसे समझाती है और वो उसे लेने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद पार्वती सूर्या से कहती है कि वो नंदिनी को घर छोड़कर आए और जब वो नंदिनी को घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है तो वो उसे अपनी दिल की बात कह देता है। वो उससे पूछता है कि क्या वो उससे प्यार करती है, तो नंदिनी उसे कोई भी जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। अब जिस दिन गांव में पूजा हो रही होती है उसी दिन वो शापित बंदा वहां पर आ जाता है, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और वो उसे रास्ता देते हैं
वो तुरंत माता के मंदिर के अंदर पहुंच जाता है जहाँ पे उसकी मौत हो जाती है। और ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये एक अपशगुन था। ये देखकर पंडित जी प्राचीन किताब मंगाते हैं ताकि वो उसमें जान सके कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। और जब वो उस किताब को पढ़ते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। उसमें लिखा हुआ था कि मंदिर में किसी की मौत होने से मंदिर दूषित हो गया है, जिसकी वजह से पूरा गांव ही दूषित हो गया है और उस पर विपदा आ सकती है। इसीलिए इस प्रकोप से बचने के लिए उन्हें पूरे गांव को सील करना पड़ेगा। ना ही कोई गांव से बाहर जाएगा और ना ही गांव के अंदर आएगा, क्योंकि वो अपने मंत्रों से एक सुरक्षा कवच लगा देंगे ताकि कोई भी बुरी शक्ति उनके विपरीत ना आ सके। अगर किसी भी गांव वाले ने गांव का बॉर्डर पार किया तो वो सुरक्षा कवच टूट जाएगा और गांव में सिर्फ लाशें ही लाशें होंगी। इस उनके सभी गांव वाले डर जाते हैं और तैयार हो जाते हैं उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए। पंडित उनसे कहते हैं कि सूर्य और उसकी माँ इस गांव के नहीं हैं तो उनके आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो भी इस गांव का है उन्हें ये रूल ज़रूर फॉलो करना है। अब भाई राजू इन सब में नहीं मानता था, इसीलिए वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ से जाने लगता है। लेकिन सभी गांव वाले उसे घेर लेते हैं और उससे कहते हैं कि वो यहाँ से नहीं जा सकता। इसकी वजह से वो उनकी बात मान लेता है और गांव में ही रुकने का फैसला करता है। अब वो सभी पूरे गांव में सुरक्षा कवच लगाने की तैयारी करने लगते हैं और सूर्य और उसकी माँ जाने की तैयारी कर रहे थे। जब वो गाड़ी से वहाँ से जा रहे होते हैं तो हम देख पाते हैं कि सूर्य वहाँ से नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वो नंदिनी से बहुत प्यार करता था और वहीं पर रहना चाहता था। इधर नंदिनी को दौरा पड़ने लगता है, जिसकी वजह से सभी लोग परेशान हो जाते हैं और डॉक्टर देखता है कि उसके इंजेक्शंस खत्म हो गए हैं, इसलिए तुरंत केमिस्ट पे कॉल करता है ताकि वो उसके लिए इंजेक्शंस ला सके। और वो बंदा जब दवाई लेके जा रहा होता है तो अचानक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तभी सूर्य वहाँ पे पहुँचता है और वो बंदा उसे बताता है कि मुखिया की बेटी नंदिनी को दौरा पड़ा है और वो दवाई लेकर जा रहा था। ये सुनते ही सूर्य तुरंत उससे दवाई छीनता है और बाइक लेकर वहाँ पे निकल जाता है ताकि वो नंदिनी की जान बचा सके। इससे पहले वो गांव बंद हो सके वो तुरंत वहाँ पे पहुँच जाता है, जिससे डॉक्टर नंदिनी को सुई लगा देता है और उसकी जान बच जाती है। रात को गाँव वाले पहरा दे रहे होते हैं कि कोई गाँव से बाहर ना जा सके, लेकिन सुधा ने प्लान बनाया था अपने आशिक कुमार के साथ भागने का, इसीलिए वो किसी तरह सुरक्षा कवच को पार कर लेती है, जिसकी वजह से वो कवच टूट जाता है और अब बुरी शक्तियां वहां पे आ सकती थी। वो स्टेशन पे कुमार से मिलती है, जहां पे वो उससे कहती है कि क्या वो सच में उसके साथ रहेगा। तो कुमार उससे वादा करता है कि वो हमेशा उसका साथ देगा। तभी अचानक कुमार एक ट्रेन के सामने आ जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है और सुधा ये देखकर हैरान हो जाती है और तुरंत गाँव के अंदर पहुँचती है। गांव के जंगल में वो एक मधुमक्खी के छत्ते को देखती है, जिसके अंदर वो अपना मुंह दे देती है और मधुमक्खियां उसे काट खाती हैं, जिससे कि उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अगले दिन पार्वती सूर्य से पूछती है कि नंदिनी ने उसको क्या जवाब दिया, तो वो उससे कहता है कि उसने उसे कुछ जवाब दिया ही नहीं। पार्वती उससे कहती है कि वो गांव छोड़कर नहीं जाना चाहती, तो सूर्य उससे कहता है कि वो उससे प्यार करता है और उसके लिए वो इसी गांव में अपना जीवन बिताने के लिए तैयार है। तभी नंदिनी वहां पर आ जाती है, जो कि उनकी बातें सुन लेती है और वो सूर्य से कहती है कि उसे एक बीमारी है जिसकी वजह से एक ना एक दिन वो मर ही जाएगी, इसीलिए वो उसके साथ शादी करके उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। ये सुन के सूर्य उससे कहता है कि वो उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और नंदिनी ये सुन के उसे अपना एक लॉकेट देती है और उसे कहती है कि उसकी माँ ने उसे ये दिया था उसे बुरी शक्तियों से बचाने के लिए, इसीलिए वो ये लॉकेट उसे दे रही है ताकि वो उसकी रक्षा करे। रात को पार्वती जब अपने बच्चे के साथ होती है तो अचानक से उसे जंगल से किसी की आवाज़ आती है और जब वो वहाँ पर जाती है तो वो देखती है कि एक बंदा वहाँ पर रो रहा है। जब उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ है तो अचानक वो बंदा अपना गला काट लेता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर पार्वती बहुत ही हैरान हो जाती है और ज़ोर से चिल्लाती है और सभी गांव वाले आकर वहाँ पे उसे संभालते हैं। अगले दिन पार्वती बहुत ही अजीब तरह व्यवहार करने लगती है। वो तुरंत अपने कमरे में जाती है, जहाँ पे वो एक सुई को लेती है और उसे अपने कान में घुसा लेती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत से सभी गाँव वाले परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर ये कैसे हो गया। लोगों का ये मानना था कि वो अपने कान के दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान थी, जिसकी वजह से उसने अपने कान में सुई घुसा ली और उसकी मौत हो गई। लेकिन सूर्य का ये कहना था कि उसकी बहन इतनी भी कमज़ोर नहीं है कि वो दर्द से डर जाए। तभी पंडित जी वहाँ पर आते हैं और सबको बताते हैं कि इन दोनों में से कोई भी रीज़न हो सकता है, या तो इसने खुदकुशी की है दर्द की वजह से, या तो किसी ने गांव का बॉर्डर पार किया है जिसकी वजह से वो बुरी शक्ति यहाँ पर आ गई है, इसीलिए इस गांव में इतनी जल्दी लोग मर रहे हैं। अब वहाँ पर एक इंस्पेक्शन कराया जाता है ये जानने के लिए कि गाँव के सभी लोग गाँव में हैं या बाहर हैं। और जब इंस्पेक्शन हो रहा होता है तो सुधा के माता पिता झूठ बोल देते हैं कि उनकी बेटी घर में ही है। इधर सूर्य देखता है कि उसकी बहन ने अपने दूसरे कान में सुई घुसाई थी और ये देखकर उसे कुछ गड़बड़ लगने लगती है। उस गांव के बॉर्डर से एक अघोरी बाबा गुजर रहा होता है और तभी जंगल में अचानक उसे मरा हुआ कौवा मिलता है। जब वो उस कौवे को छूता है तो उसे एहसास होता है कि ज़रूर ये किसी बुरी शक्ति का काम है, इसलिए वो गांव के बॉर्डर के पास जाता है और उस पर हाथ लगाता है और उसे पता चलता है कि इस गाँव में 4 मौतें हो चुकी हैं। वो गाँव वालों को उन 4 मौतों के बारे में बताता है और उनसे कहता है कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो ये पूरा गाँव ही शमशान बन जाएगा। ये सुन के पंडित जी हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये उनके सामने तो 2 मौतें हुई हैं, तो ये 4 मौतों के बारे में क्यों कह रहा है। इधर सूर्य डॉक्टर से कहता है कि उसे यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है,
इसीलिए उन्हें तह तक जाना पड़ेगा और पता करना पड़ेगा कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। डॉक्टर भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और वो दोनों मिलकर उन घरों में जाते हैं जहाँ पे वो मौतें हुई थी और वहाँ पे तहकीकात करना शुरू कर देते हैं। जब वो लोग रोड के पास से गुजर रहे होते हैं तो अचानक से उन्हें बदबू आने लगती है और सूर्य वहाँ पे जब छानबीन करता है तो उसे दलदल के अंदर एक साइकिल मिलती है जो कि दूध वाले की थी। तभी उसे वहाँ पे पास ही में सुधा की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं और गांव वाले समझ जाते हैं कि आखिर वो अघोरी 4 लाशों के बारे में क्यों कह रहा था। सुधा के बैग से उसे 2 टिकट्स भी मिलते हैं, जिसे वो समझ जाता है कि वो कुमार के साथ भागने वाली थी। वो रेलवे स्टेशन में फ़ोन करता है ताकि वो उनके बारे में पूछ सके। तो रेलवे कर्मचारी बताता है कि कुमार की बॉडी उन्हें मिल जाएगी। ये सुनकर सूर्य समझ जाता है कि ट्रेन के आगे आने की वजह से कुमार की मौत हो गई थी। इधर पंडित जी जब गाय का दूध निकाल रहे होते हैं तो दूध की जगह लाल खून निकल रहा होता है, जिसे देखकर पंडित जी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी सूर्य उनके पास आता है और उन्हें बताता है कि सुधा ने उस बॉर्डर को पार किया था ताकि वो कुमार के साथ भाग सके, लेकिन ट्रेन के आगे आने की वजह से कुमार की मौत हो गई और इसी सदमे में सुधा वापस गांव में आई और उसने अपने आप को मार डाला। दूध वाले ने उसे देख लिया था और वो उसे बचाना चाहता था, लेकिन जब वो उसे बचाने के लिए वहां पर पहुंचा तो वो श्राप उस पर आ गया, जिसकी वजह से उसने भी अपने आप को मार डाला। और जब वो मरा था तो उसकी बहन पार्वती ने उसे देखा था, जिसकी वजह से पार्वती ने भी अपने आप को मार डाला। यानी जो कोई भी खुदकुशी करते हुए देखता है वो कर्ज दूसरे बंदे पे चला जाता है। यानी कि पार्वती को मरते समय जिसने देखा होगा वो कर्ज उस पे होगा। डॉक्टर उससे कहता है कि सबसे पहले पार्वती को नंदिनी ने देखा था और ये सुनकर सूर्य हैरान हो जाता है और तुरंत नंदिनी के पास जाता है उसे बचाने के लिए। नंदिनी वेंकट के पुराने घर के कुएं के पास चली जाती है, जहाँ पे वो कुएं में कूद के अपनी जान देने वाली होती है, लेकिन तभी सूर्य वहाँ पर आकर उसे बचा लेता है। सूर्य उसे वापस घर में ले आता है जहाँ पे वो अभी जिंदा थी और उसे अचानक दौरे पड़ रहे थे, जिसकी वजह से दवाई देना उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। पंडित जी बताते हैं कि ज़रूर ये वेंकट की बीवी का शाप है, क्योंकि उसने कहा था कि वो अगले पुष्कर पे ज़रूर आएगी उनसे बदला लेने के लिए। सूर्य सुनकर डॉक्टर से पूछता है कि वेंकट कौन था, तो डॉक्टर उसे बताता है कि आज से करीब 12 साल पहले यहाँ पे वेंकट और उसकी फैमिली आई थी रहने के लिए और उन्होंने वो बंगला खरीदा था जहाँ पे वो खुशी खुशी रह रहे थे। कई दिनों तक गाँव वालों ने देखा था कि वेंकट बच्चों की डेड बॉडीज़ को अंदर लेकर जाता था, जिससे गांव वालों को लगने लगा कि शायद वो ब्लैक मैजिक करता है। और उसके बाद से ही गांव में एक महामारी फैल गई, जिसकी वजह से बच्चे मरने लगे थे और गांव वालों को लगने लगा कि ये वेंकट कर रहा है अपने ब्लैक मैजिक की वजह से। इसीलिए उन लोगों ने उसके घर को सील कर दिया और उसे जान से मार डाला। और मरने से पहले उसकी वाइफ ने उन्हें शाप दिया था कि अगले पुष्कर को वो वापस आएगी और उनसे बदला लेगी। सूर्य सुन के डॉक्टर से कहता है कि उन्हें उस बंगले में जाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पे उन्हें कुछ सबूत मिलेगा। इधर पंडित जी जब बुक पढ़ते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो निवारण लिखा हुआ था वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। वो सबको बताते हैं कि अभी कुछ घंटों बाद ग्रहण शुरू होने वाला है और ग्रहण में ईविल पावर बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। नंदिनी के अंदर किसी ईविल शक्ति का वास है, इसीलिए उन लोगों को उसे एक ताबूत में बंद करना होगा और उसे जिंदा जलाना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो ईविल शक्ति भी मर जाएगी। ये सुन के मुखिया हैरान हो जाता है और उन सबसे कहता है कि वो लोग ऐसा बिल्कुल ना करें। लेकिन जब वो नंदिनी को पकड़ने के लिए जाते हैं तो सूर्य वहाँ पर आ जाता है और उनसे कहता है कि नंदिनी को मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इसका सल्यूशन ढूंढने के लिए गाँव से बाहर जाएगा और अगर वो वापस नहीं आया तो वो नंदिनी को मार सकते हैं। ये सुन के गाँव वाले उसकी बात मान लेते हैं और वो गाँव से बाहर चला जाता है। लेकिन दूसरे गाँव वाले उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसे रोकने में कामयाब नहीं हो पाते। सूर्य सबसे पहले उस ऑर्फनेज में जाता है जहाँ पे वेंकट के लड़के को रखा गया था और वो देखता है कि वो ऑर्फनेज अब बंद कर दिया गया था। उसके मालिक से पूछता है कि आखिर उसे भैरवा कहाँ पर मिलेगा और भैरवा का नाम सुन के ही उसका मालिक बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसकी बीवी उसे बताती है कि भैरवा एक ईविल लड़का था, क्योंकि हमेशा चैंटिंग्स पढ़ा करता था और बच्चे उसके साथ खेलने से डरते थे। वो कई दिनों तक रात को कुछ जानवरों को लेके जाता था और उनकी बलि भी चढ़ाता था और न जाने वो जंगल में क्या करने जाता था, किसी को कुछ भी नहीं पता। ये सुन के सूर्य जंगल की ओर जाता है और जंगल के बाहर उसे अघोरियों का अड्डा मिलता है, जहाँ पे वो भैरवा के बारे में पूछने लगता है, लेकिन कोई भी उसे जवाब नहीं देता। तभी एक अघोरी बाबा उसके पास आकर उस पर श्राप देने लगते हैं, लेकिन उस पर कोई भी शक्ति असर नहीं करती, जिसकी वजह से वो लोग हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर उस पर कोई भी चीज़ असर क्यों नहीं कर रही है। तभी वहाँ पर वो अघोरी बाबा आ जाता है, जो कि उसे बचा लेता है और उससे पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आया है। सूर्य जब उसे सारी बात बताता है तो अघोरी बाबा उससे कहता है कि उसने वहाँ पे तपस्या करी होगी, जहाँ पे ना रोशनी है और ना ही हवा जाती होगी। वो उसे एक गुफा में ले जाता है जहाँ पे उन्हें भैरवा के बिलोंगिंग्स मिलते हैं और अघोरी बाबा जब अपनी शक्तियों से देखने की कोशिश करता है कि भैरवा के साथ क्या हुआ है, तो वो देखकर हैरान हो जाता है और उसे बताता है कि भैरवा ने अपने आप को आत्मसमर्पण किया है। तभी सूर्या को भैरवा के बैग से उसका ID कार्ड मिलता है और जब वो भैरवा की फ़ोटो देखता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि कुमार था, जिसने ट्रेन के आगे आके अपनी जान दे दी थी।
वह घोरी बाबा उसे बताता है कि भैरवा ने जानबूझ के ट्रेन के आगे आत्महत्या करी और उसको मरते हुए सुधा ने देखा था और सुधा के अंदर उसकी आत्मा आ गई थी, जिसकी वजह से सुधा ने बॉर्डर को क्रॉस किया और सबसे पहले सुधा को मार डाला। और उसके बाद सुधा को देखा दूध वाले ने और दूध वाले को उसने पोजेस कर लिया और वो उसकी बहन के सामने जाके मरा, जिसकी वजह से उसकी बहन भी पोजेस्ड हो गई थी और नंदिनी ने उसे मरते हुए देखा, यानी नंदिनी के अंदर भैरवा की आत्मा है। सूर्य समझ जाता है कि कुमार ने सुधा के साथ प्यार का नाटक किया था ताकि वो अपने माता पिता की मौत का बदला गाँव वालों से ले सके। उसके बाद वो सभी गांव जाने के लिए निकल जाते हैं ताकि वो गांव वालों को इस बारे में बता सकें और इधर गांव वाले उसका इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो नहीं आता तो वो लोग नंदिनी को ताबूत में बंद कर देते हैं और उसे वो जलाने वाले थे। वो लोग अपने खून का बलिदान भी देते हैं उसे जलाने के लिए। इधर सूर्या के पास दूसरे गाँव वाले आ जाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं और सूर्या उस बाबा को भेज देता है उन गाँव वालों को बचाने के लिए। वो बाबा जब वहाँ पे पहुँचता है तो वो मंदिर में दिया जला देता है और जब वो उन लोगों को बचाने के लिए पहुंचता है तो सूर्या भी वहां पर आ जाता है। सूर्य पंडित के हाथ में बुक थमाता है और उससे कहता है कि ये असली बुक है जो उसे पढ़नी थी, वो बुक भैरवा ने चेंज कर दी थी। तभी वो बुक नीचे गिर जाती है और वो पंडित की आंखों को सफ़ेद होता देख पाता है, जिससे वो समझ जाता है कि पंडित समेत पूरा गाँव ही पोजेशन में है। सूर्य देखता है कि उनमें से एक बंदा है जो कि पोजेस नहीं हुआ है, जो कि था मुखिया, तो वो मुखिया के घर जाता है ताकि वो उससे कुछ पूछताछ कर सके। इधर गोरी बाबा उस शक्ति को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी शक्तियाँ बहुत ही कम थी, जिसकी वजह से वो ईविल शक्ति को रोक नहीं पाता। सूर्य को उस घर में एक बेसमेंट मिलता है और जब वो उसके अंदर जाता है तो देखता है कि वहाँ पे कुछ रिचुअल्स किए गए हैं और वहाँ पे एक पुरानी तस्वीर भी होती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। इधर बक्सा तोड़कर पोजेस्ड नंदिनी बाहर आ जाती है और उस बाबा से लड़ने लगती है। सूर्या मुखिया के पास जाता है और उसे वो फोटो दिखाता है और उसे कहता है कि उसने पहले क्यों नहीं बताया कि नंदिनी वेंकट की बेटी है। मुखिया उससे कहता है कि नंदिनी बहुत छोटी थी, जिसकी वजह से उसे उस पर दया आ गई और उसने उसे अपनी बेटी की तरह पाल पोस के बड़ा किया, क्योंकि अगर गाँव वालों को पता चलता कि वो उसकी बेटी है तो वो उसे मार डालते। सूर्या उसे कहता है कि उसकी एक गलती की वजह से अब नंदिनी पूरे गाँव को मार डालेगी, क्योंकि वो और उसका भाई भैरवा मिलकर पूरे गाँव को मारना चाहते हैं। इधर नंदिनी अपनी शक्ति से उस पेड़ में आग लगा देती है और एक एक करके गांव वालों को उसके अंदर भेजने वाली थी और तभी सूर्या वहां पर आकर उसे रोकने की कोशिश करता है। वो उसे कहता है कि वो उससे प्यार करता है तो वो रुक जाए, लेकिन नंदिनी उससे कहती है कि वो अपने माता पिता का बदला ले रही है। वो उसे बताती है कि उसके पिता एक अथर्वणा वेदा के प्रैक्टिशनर थे और उसकी जो माँ थी वो पैरालाइज्ड थी और उन्हें क्योर करने के लिए उन्होंने हर एक सोल्यूशन ढूंढा। उनका मानना था कि मरने के बाद कुछ घंटों तक इंसान की बॉडी जिंदा हो सकती है, इसीलिए उन्होंने कई सारी शक्तियाँ मिलाकर एक लॉकेट बनाया था और उसे उसकी माँ को पहनाया था ताकि बुरी शक्तियाँ उस पर ना आ सकें। वो मुर्दा लोगों की आत्माओं से मदद मांग रहे थे ताकि उसकी माँ ठीक हो सके, लेकिन उस दिन उसे सिर्फ एक छोटी बच्ची की लाश मिली थी, जिसकी वजह से गाँव वालों ने उन्हें गलत समझा और उन्हें जान से मार डाला, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो ब्लैक मैजिक परफॉर्म कर रहे हैं। वो कई दिनों तक उसी घर में रही थी और बहुत ज़्यादा डरने लगी थी, लेकिन एक दिन मुखिया ने उसे देख लिया और उसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन वो अपने माँ बाप का बदला गांव वालों से लेना चाहती थी। और एक दिन उसका भाई भी भागकर आ गया था और उन दोनों ने प्लान किया कि वो गांव वालों से बदला कैसे लेंगे। सूर्या उससे कहता है कि ये गांव वालों को वो बख्श दे, क्योंकि इन लोगों ने अनजाने में गलती करी और वो जानबूझ के गलती कर रही है। तभी नंदिनी के अंदर उसके भाई की जो आत्मा होती है वो सूर्या पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो सूर्या को नहीं छू पाती क्योंकि सूर्या ने वो लॉकेट पहना था। सूर्या नंदिनी को बताता है कि वो उससे प्यार करती है, तभी उसने उसे ये लॉकेट दिया था उसकी प्रोटेक्शन के लिए। तभी नंदिनी सर्कल से बाहर आ जाती है और उसको गले से लगा लेती है और सूर्या अचानक उसे स्टैब कर देता है, जिससे नंदिनी की मौत हो जाती है और भैरवा की आत्मा उससे बाहर निकल जाती है। अब सारे गांव वालों की जान बच गई थी और अगले दिन वो लोग नंदिनी की लाश का अंतिम संस्कार करते हैं। सूर्या पंडित जी से कहता है कि अब जो हो गया सो हो गया, अब उन सबका प्रायश्चित यही होगा कि वो वेंकट के घर को स्कूल बना दें ताकि वहाँ पे बच्चे पढ़ाई लिखाई कर सकें। तभी सूर्या उस लॉकेट को देखने लगता है और जब वो ऊपर देखता है तो हम उसकी आंखों में ईविल देख पाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, जहाँ पे सूर्या ने सारे गांव वालों को बचा लिया था और एंडिंग शायद ये दर्शाती है कि भैरवा अब सूर्या के अंदर आ चुका है, क्योंकि भैरवा पहले नंदिनी के अंदर था और नंदिनी जब मर गई तो उसे मरते हुए सूर्या ने ही देखा था, इसीलिए अब भैरवा की आत्मा सूर्या में चली गई और आगे वो क्या करेगा वो तो इसके सेकेंड पार्ट में ही पता चल पाएगा। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब
तब तक के लिए जय हिंद।